फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं कंट्रोल सिस्टम में, और टॉपिक का आज नाम है ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन, जिसे ट्रांजिएंट रिस्पांस पैरामीटर्स भी कहते हैं। ओके, तो आप ये इससे पहले के सारे वीडियोस में हम ओवरडैम्ड, अंडरडैम्ड, क्रिटिकल डैम्ड और अनडैम्ड पढ़ चुके हैं। तो आपको ये भी मालूम है कि जब हम क्रिटिकल डैम्ड और ओवरडैम्ड के लिए पढ़ते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है, और अंडरडैम्ड के लिए पढ़ते हैं तो पूरा ऑसिलेटरी फंक्शंस आता है। क्लियर? तो जैसे स्टडी स्टेट एनालिसिस में हमने ये पढ़ा था कि जो स्टडी स्टेट एरर है वो इसका इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन से या पैरामीटर से, उसी तरह से जब हम सेकंड ऑर्डर पे वर्क करते हैं, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं, तब जो ऑसिलेटरी सिस्टम्स आता है उस ऑसिलेटरीज में कौन कौन से पैरामीटर्स स्पेसिफिकेशन के रूप में काम आते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसको डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से हमें डिजाइन करते समय ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशंस। और आपको पहले सब वीडियोस में पता है ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम चल रहा है, और सेकंड ऑर्डर में आपको पता है कि जब जेठा लेस देन 1 है तो लेस देन 1 के लिए सिस्टम अंडर डैम्प्ड होता है। ठीक, अब हम इसके डायग्राम को समझते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये डायग्राम आपका ये टाइम एक्सिस है और ये आउटपुट एक्सिस है ना, और इस पर ये मैंने ऑसिलेटरी फंक्शन बना दिया है, और यहाँ जाकर ये सिस्टम ट्रांजिएंट सिस्टम जो है वो फिनिश हो जाता है और स्टडी स्टेट पे आ जाते हैं। क्लियर? अब देखिए ये जो वैल्यूज है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन हमारी रिक्वायर्ड है। ये जो लाइन है ये रिक्वायर्ड है, और ये जो हमारा है एक्चुअल आउटपुट है। ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है और ये रिक्वायर्ड आउटपुट है जिसे हम इनपुट भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये वैल्यू जब यहाँ से जब जाती है तो ये आपको पता है ऑसिलेटरी में डैम्प्ड ऑसिलेशंस के कारण ये वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है और फाइनली स्टडी स्टेट वैल्यूज पे आ जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ से मैंने लिखा है ये 100% वैल्यू है जो मुझे रिक्वायर्ड है। इस पे मैंने कुछ परसेंटेज वैल्यूज में लिखा 10%, 50%, 90% और 98%। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हम उसको एक एक लेके जाएंगे और उस डायग्राम में समझते जाएंगे। ये डायग्राम आपने पहले अंडरडैम्प्ड केस के लिए पूरा डिराइव कर चुके हैं। ओके, तो पहला टाइम है डिले टाइम। डिले टाइम का मतलब ये होता है जब हम इनपुट देते हैं तो कितने टाइम बाद वो पहला रेस्पॉन्स कंट्रोल सिस्टम दिखाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये फैन है, फैन पे 230 वोल्ट अगर आप धीरे धीरे बढ़ाओगे तो लगभग ये 130 वोल्ट पे आके पहली बार फैन जो है घूमना स्टार्ट करेगा। तो वो जो टाइम है जिसमें ये कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाता वो डिले टाइम है। यहाँ क्या डेफिनेशन है कंट्रोल सिस्टम में लेकर? ये कहता है कि किसी भी आउटपुट रेस्पॉन्स के लिए 50% फाइनल वैल्यू का जो हमें रिक्वायर्ड है उस टाइम तक जो पहुंचने का टाइम है वो आपका डिले टाइम कहलाता है। ओके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पांस टू रीच 50% ऑफ फाइनल वैल्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार जब हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसका 50% पहुंचने का जो टाइम है वो डिले टाइम है। डिले टाइम को हम टीडी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है 1 + 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा एन सेकंड है। अब ये जो डेरिवेशन है इन सबके, वो डेरिवेशन को मैं किसी और वीडियोस में रिलेट करूंगा या डिराइव करूंगा। यहाँ सिर्फ मैं पैरामीटर्स की डेफिनेशन और फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ। ये कंपटीशन एग्जाम्स और इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के जो मेन एग्जाम्स है जिसमें फुल क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए यहाँ तक जो इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो आपका सफिशिएंट है। बट इंजीनियरिंग को स्टूडेंट्स को गेट कंपटीशन और इन सब के लिए फुल डिटेल जाना है तो हर चीज आपको पढ़नी है। यहाँ मैं सिर्फ डेफिनेशन और इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, तो TD is equal to 1 + 0.7 जेठा ओमेगा एन सेकंड में है। यहाँ जेठा आपको मालूम है डैम्पिंग फैक्टर है, और ओमेगा एन नेचुरल फैक्टर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सेकंड है हमारा राइज टाइम। राइज टाइम क्या कहता है कि जब भी कोई आउटपुट रेस्पॉन्स 0% से वैल्यू इंक्रीज करता है तो अगर सिस्टम ओवरडैम्प्ड है, हम यहाँ पर हम अंडरडैम्प्ड पढ़ रहे हैं पर इस डेफिनेशन में आपको ओवरडैम्प्ड को भी डिफाइन करना है कि फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू रीच फ्रॉम 10% to 90%। ये जो डायग्राम में आप 10% दिख रहे हैं, ये इस 10% से 90% जो टाइम है ये ऐसे अगर हम इंडिकेट कर दें यहाँ पे, ये आपका राइज टाइम कहलाता है फॉर ओवरडैम्प्ड के लिए, और अंडरडैम्प्ड के लिए 0 से 100% तक रहेगा। ओके, क्लियर? वापस रिपीट कर रहा हूँ, ओवरडैम्प्ड के लिए 0 to 90% का टाइम और अंडरडैम्प्ड के लिए 0 से 100% का टाइम।
क्लियर। और जब हम इसको फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो वो आता है टी आर इक्वल टू पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। ठीक है, पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी आपको मालूम है ना, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं हम डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। और थीटा यहाँ पर जो भी एंगल्स आएगा, उस एंगल्स जो डिग्री में आता है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पूरा सिस्टम का जो है वो रेडियन में है। क्लियर है। इस तरह से ये राइज टाइम हो जाता है वैल्यूज। ठीक, तीसरा है पीक टाइम। तो जब ये ऑसिलेशन 100% की वैल्यू को क्रॉस करके यहाँ मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू होता है। तो ये जो टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम है उसको मैंने टीपी से डिनोट किया है। टीपी को बोलते हैं पीक टाइम। क्या बोलते हैं, पीक टाइम। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स पीक वैल्यू, जिसको हम फर्स्ट ओवरशूट भी कहते हैं। ये ओवरशूट और अंडरशूट दो वर्ड है। अगर हम इस लाइन से अप की बात कर रहे हैं तो ओवरशूट होगा, और नीचे हम इंडिकेट करेंगे तो वो अंडरशूट होगा। जब मैं डेरिवेशन करूंगा तब आपको ओवरशूट और अंडरशूट करेंगे, बट यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है कि पहली बार में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो हमारा पीक टाइम कहलाएगा। और पीक टाइम का जो फॉर्मूला है टीपी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी, और इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी की वैल्यू रख दी। क्या है ओमेगा डी, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जेटा स्क्वायर। तो ये तीन वैल्यूज हमने पढ़ी है। डिले टाइम, पहली बार रिस्पॉन्स कब दिखाता है, राइज टाइम फुल वैल्यू कब पहुंचता है वो वैल्यू, और पीक टाइम फुल वैल्यू को क्रॉस करके वो कितना परसेंटेज मैक्सिमम ओवरशूट करता है, ये हमें पीक टाइम इंडिकेट करता है। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ पैरामीटर्स पे। फोर्थ पैरामीटर से पीक ओवरशूट। पीक ओवरशूट, पीक ओवरशूट का मीनिंग ये है कि हमने इससे पहले पढ़ा था पीक टाइम, तो 0% से लेकर 100% को क्रॉस करके जब वो पहली बार मैक्सिमम पीक पॉइंट पे पहुंचता है तो वो जो टाइम था उसको हमने पीक टाइम दिया था। लेकिन ये जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे पीक ओवरशूट। ओवरशूट में बता चुका हूं कि जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है ना 100%, उससे कितना परसेंटेज ऊपर जाता है वो कहलाता है पीक ओवरशूट। ठीक, अब आप यहाँ देखेंगे कि जो मेरे को रिक्वायर्ड है इसको रेफरेंस इनपुट भी कहते हैं, और जो ये लाइन है ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल आउटपुट का है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप पहले पढ़ चुके हो, स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं, है ना। यानी इस पूरे ग्राफ में इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो ये एरर कहलाता है। ठीक है, ये जो एरर है ये जब लार्जेस्ट एरर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, उस लार्जेस्ट एरर को हम पीक ओवरशूट कहते हैं। क्या कहते हैं, पीक ओवरशूट कहेंगे। ठीक है, तो पीक ओवरशूट को हम किससे डिनोट करेंगे, एमपी से, और ये मैंने कहा था परसेंटेज में इंडिकेट करना है। और ये जो पीक ओवरशूट है इसका फॉर्मूला है परसेंटेज एमपी इक्वल टू ई की पावर माइनस पाई जेठा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में है। ये जो पीक ओवरशूट है, जब हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, और कोशिश हमें करनी है कि ये जो पीक ओवरशूट है परसेंटेज वो जितना मिनिमम रखेंगे उतना सिस्टम बढ़िया वर्क करेगा। ओके, तो लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है सेटलिंग टाइम। ठीक है, सेटलिंग टाइम क्या है, ये जब आपका पूरा वेरिएशन पार्ट है जब ये खत्म हो जाता है उसके वो जो टाइम है खत्म होने का टाइम उसको सेटलिंग टाइम कहते हैं। और जब ये खत्म हो जाता है उसके बाद जब वो सेटलिंग टाइम खत्म हो जाता है, ठीक, तो फिर वो कितने परसेंटेज के टॉलरेंस बैंड में रहता है ना, उस पूरे सिस्टम को हम सेटलिंग टाइम कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेस्पॉन्स टू डिक्रीज, टाइम रेस्पॉन्स फॉर डिक्रीज एंड स्टे, लास्ट में यहाँ पर स्टे करना है विद इन स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। कितने फाइनल वैल्यू के कितने परसेंटेज वो रहेगा, क्या 95% है या 98% है। अब आप देखिए ये जो लाइन की है यहाँ पर मैंने एक और वैल्यू लिखी है 98%। हम जब सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो दो बैंड के लिए वर्क करते हैं, छोटे सिस्टम के लिए 2% और बड़े सिस्टम्स के लिए 5% है। तो ये जो हमारा ये जो एरो खींचा है डैश डैश डैश, ये 2% का टॉलरेंस बैंड है, 2% का टॉलरेंस बैंड है। और ये 2% का टॉलरेंस बैंड होगा
तो जो हमारा सेटलिंग टाइम होगा वो सिस्टम के टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। टाइम कांस्टेंट का मतलब समझो, ये पूरा जो टाइम यहाँ तक आ रहा है वो सिस्टम के टाइम कांस्टेंट, जो आपको याद हो टाइम कांस्टेंट RLC की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा था। यानी सर्किट में R, L और C की क्या वैल्यूज है उससे आप टाइम कांस्टेंट पता करेंगे, जिसकी वैल्यू 1/zeta ओमेगा n से डिफाइंड होगा। टाइम कांस्टेंट क्या है? 1/zeta ओमेगा n। तो जो सेटलिंग टाइम है यानी ट्रांजिएंट पार्ट खत्म होने का टाइम, वो अप्रोक्सीमेट 4 to 5 टाइम्स होता है ना? किसका? टाइम कांस्टेंट का। किसी भी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है उसका 4 times to 5 times के आसपास में जाकर वो ट्रांजिएंट खत्म हो जाता है और स्टेडी स्टेट आ जाता है। तो सेटलिंग टाइम इक्वल टू 4 into टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला रख दिया तो हमारे पास फाइनली सेटलिंग टाइम आ गया 4/zeta ओमेगा n 2% के लिए, और 5% के लिए इसका फॉर्मूला बनता है 3/zeta ओमेगा n। तो ये हमारा ट्रांजिएंट डोमेन या ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन या पैरामीटर्स है। ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक की हो चाहे इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेंथी क्वेश्चंस के लिए, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी ये यहाँ कंप्लीट क्वेश्चंस बनता है। पॉलिटेक्निक में ये खास सिर्फ यहीं तक आता है। इंजीनियरिंग में कभी कभी इसके आगे के जो डेरिवेशन है इन फॉर्मूलों को वो भी आता है, और मैं अगले वीडियोस में आपको कंप्लीट दूंगा। तो ये ट्रांजिएंट पैरामीटर्स भी कंप्लीट हो गया है।